बात बिहार की। बिहार में एक तरफ चुनावी शोर का जोर है तो दूसरी तरफ महागठबंधन का जोर भी दिख रहा है। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा जो 16 दिनों तक चली, 110 विधानसभा का टारगेट कर 25 जिलों से गुजरे वोट अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रही है। भीड़ तो जुटी, लेकिन भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं के सामने हाइड्रोजन बम वाला शिगुफा छेड़ दिया। अब सवाल यह है कि अब राहुल क्या खुलासा करने वाले हैं और इस वोटर अधिकार यात्रा से किसे नफा किसे नुकसान होगा। तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता इस रैली में शामिल हुए, चाहे वो तेलंगाना के सीएम हो, तमिलनाडु के सीएम हो, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी आज शामिल हुए, अखिलेश यादव शामिल हुए। ममता दीदी खुद नहीं आई, लेकिन अपने सांसदों को भेजा था। इसके बाद आज जब समापन हुआ इसका, तो पटना में बड़ा आयोजन किया गया। यहां से भी वही सियासी शोर सुनाई दिया जिसका जोर दिखाई दे रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं में वोट चोरी का मुद्दा, लोगों को कन्विंस करने की बात, लेकिन इस बीच कई सवाल भी इस यात्रा ने छोड़े। सवाल ये कि बिहार में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, इस पर राहुल गांधी ने कुछ क्यों नहीं बोला। आखिर तेजस्वी को जरूरत क्यों पड़ गई कि खुद ही बताना पड़ गया कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिहार में राहुल तेजस्वी की एसआईआर और वोट चोरी को लेकर 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा के समापन पर पटना के गांधी मैदान में विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का दावा किया। तो तेजस्वी ने सीएम फेस को लेकर एक बार फिर कहा, आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल मुख्यमंत्री। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं? नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को क्या मिला? इस यात्रा में तेजस्वी यादव के मुकाबले राहुल गांधी ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तेजस्वी को यात्रा में तवज्जो कम मिली। राहुल गांधी इस यात्रा में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में ज्यादा कामयाब नजर आए। तो वहीं बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर तीखा प्रहार बोला और कहा कि देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार है। तेजस्वी बिहार में दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल। वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी और राहुल भाई भाई बनकर लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों में घूमे, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस पर राहुल गांधी ने पत्ते नहीं खोले। कुल मिलाकर इस वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन ने जरूर सियासी माइलेज लेने का प्रयास किया, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तब पता चलेगा कि आगे का खेला किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत एक्सप्रेस। तो इस वोट अधिकार यात्रा का किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, ये तो जनता बताएगी जब बिहार में चुनाव होंगे। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बम तो फोड़ दिया, पहले एक हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है। जनता कन्विंस हुई कि नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही सीएम फेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, मनीष पांडे प्रवक्ता बिहार बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। मोहिंद्र प्रकाश नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी के हैं। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आरजेडी से है, कांग्रेस से है। कांग्रेस से चलिए मोहिंद्र प्रकाश जी, आपसे, ये हाइड्रोजन बम क्या है जो राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं? एक शिगुफा छोड़ा है, वाकई फटेगा ये? जनाब नमस्कार। अनूप जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, अभी रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे हाइड्रोजन बम तो क्या, उनको तो हाइड्रो पावर से भी सब निकाल के, मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंका गया है। और वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। जब भी कोई राहुल गांधी की बात आएगी, रविशंकर प्रसाद जी जरूर बोलते हैं, भाई आपको मोदी जी नहीं लेने वाले। बीजेपी में होड़ लगी है कि राहुल गांधी के बारे में जो जितना ज्यादा उल्टा सीधा बोलेगा उसकी प्रमोशन होगी। अब बात आती है बिहार की। आप ये देखिए, बिहार में जन सैलाब आ रहा है। सब राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जनता किसके साथ है। जनता मोदी जी के साथ है, आप भी मानते हैं। जनता मोदी जी की पार्टियों में आती है, उनकी मीटिंग्स में आती है, उनके जो रोड शो होते हैं उनमें आती है। लेकिन राहुल गांधी के रोड शो में अगर जनता आने लगी है तो पेट में दर्द क्यों हो गया भाई? आप ये बताइए, राहुल गांधी किसी पार्टी से हैं, किसी फैमिली से हैं या किसी और जगह से हैं? अपनी मेहनत तो उनकी है ना। सड़क पर चलना, 14-14 दिन, 17-17 दिन, 6-6 महीने सड़क पर रहना, एक राजकुमार युवराज जो उनको बोला जाता है, वो तो आराम तलब होता है। युवराज का मतलब क्या होता है? आराम तलब आदमी जो ऐश लेता है, आलसी आदमी होता है। देखिए हाइड्रोजन बम क्या होता है। आप बारिश देख रहे हैं ना, बारिश लगातार हो रही है। बारिश से जो लोग स्थापित हैं उनको विस्थापित हुआ जा रहा है। कि नेचर के साथ जब आप अन्याय करते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर आप अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, नदी के किनारे की तरफ, यह कभी ना कभी तो 20, 25, 30 साल के अंदर ये हाइड्रोजन बम फंसेगा। आज 11 साल बाद ये जो जनता का हाइड्रोजन बम फट रहा है, जो जातियां, जो बदतमीजियां, जो बेईमानियां आपने की हैं, अपने राजनीतिक आप सत्ता के गलियारे में बैठकर चुपचाप जो आपने तैयारियां की थी, आज उनका भंडाफोड़ हो रहा है। देखिए इलेक्शन ऑफिस जो है वो तो बार बार सफाई देने आना पड़ रहा है। क्यों भाई? आपको क्या जरूरत पड़ी है सफाई? आप कोई मोदी जी को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बीजेपी के हमारे साथी हैं, अभी डिफेंड करेंगे इलेक्शन ऑफिस को। आपने सरकारी नौकरी कर ली है क्या भाई? अरे ऐसी सरकारें हमने बहुत चलाई हैं और जहां बेईमानी होती है हम उसको दूर रखा करते थे। मोहिंदर जी, हाइड्रोजन बम का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं हाइड्रोजन बम के लिए पूछ रहा हूं। प्रवक्ता बिहार बीजेपी के मनीष पांडे जुड़े। मनीष जी, हाइड्रोजन बम फटेगा, नुकसान होगा आपको? भाई मुझे तो मोहिंदर जी की बात उसी प्रकार से समझ में नहीं आई जिस प्रकार से देश को राहुल गांधी की बात समझ में नहीं आती। इतनी देर ये क्या बोल गए, मोदी जी की रैली में भीड़ जुटती है, उसी प्रकार से राहुल गांधी की रैली में भी भीड़, अब क्या कह रहे नहीं कह रहे, दायां बोल रहे हैं बायां बोल रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, देखिए मैं अभी, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि इमेजिन कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हो और राहुल गांधी भारत के रक्षा मंत्री, तो उनकी बातों को कितनी गंभीरता से पाकिस्तान लेगा। क्योंकि हाल के दिनों में कुछ दिन पहले परमाणु बम का नाम लिए थे। अब वो परमाणु बम कैसे फुस हो गया ये तो सबको पता है। मिर्चैया बम हमारे यहाँ कहते हैं, सुतली बम से भी वो कुछ नहीं हुआ और अब हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं। एक तो राजनीति में कोई व्यक्ति हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो ऐसे ही सुनने में बुरा लगता है। लेकिन राहुल गांधी की जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो बोलते हैं। उनके पास जितने शब्दकोश दिए जाते हैं उन्हीं शब्दकोशों के आधार पर वो बोलते हैं। और इस बात में कोई, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी वो पता नहीं रहता कि वो बोलते क्या है, बस उनके मुंह पर जो बातें आ जाती है वो बोल देते हैं, जो लगता है करने को वो कर देते हैं। ये सबको पता है कितने गंभीर व्यक्ति राहुल गांधी है। लेकिन हाँ, एक बात, एक तारीफ, एक प्रशंसा मैं अवश्य करूंगा आज डिबेट में कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार रहे, जो कांग्रेस बिहार में बैकफुट पे चल रही थी,
70 सीटों को लेकर जो कांग्रेस गिड़गिड़ा रही थी राहुल तेजस्वी यादव के सामने, इस यात्रा से एक लाभ कांग्रेस को जरूर हुआ कि इसने पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की वो स्थिति कर दी, वो दुर्गति बना दी कि बगल में बैठे तेजस्वी यादव बताइए आप, और वो पत्रकार पूछता है कि भाई बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है कि नहीं, और राहुल गांधी उसका जवाब नहीं देते। इतनी बुरी स्थिति हो गई। अंतोगत्वा अंतिम दिन उनको अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश से बुलाना पड़ा और अखिलेश जी से कहलवाना पड़ा कि नहीं नहीं उम्मीदवार तो वही है। इसके बाद भी जब राहुल गांधी पे कोई असर नहीं पड़ा तो लास्ट में कल तेजस्वी खुद से बोल दिए कि चाहे जो हो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अब देखिए ये जो बेचैनी है मुख्यमंत्री बनने की, इसको तो हम सभी लोग समझते हैं, लेकिन बनाएगा कौन मुख्यमंत्री? बनाएगी तो जनता ना, और जनता इनके साथ मैं वापस आऊंगा आपके नहीं है कि बिहार की जनता वापस नहीं चाहती है कि क्योंकि बिहार सवाल से जंगल आरजेडी से उठाया आपने और कहा कि जो फ्रंट फुट पर हैं वो राहुल गांधी है। मोहिंदर जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ऋषि मिश्रा से सवाल है क्योंकि आरजेडी से हैं। ऋषि जी, क्या वाकई तेजस्वी बैकफुट पर है, कांग्रेस यानी राहुल गांधी आगे आ गए हैं, यारो बीजेपी लगा रही है? अनूप, मैं आपके सवालों पे भी आऊंगा। उससे पहले आपने कहा कि देश में हमारे प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री का अपने ही देश में उनका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी एग्जाम्पल दिया था और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर हो तो उस समय राहुल गांधी क्या बोलते थे। मेरा एक सवाल होगा, आपसे भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी चीन गए थे तो क्या उन्होंने चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात करी कि उन्होंने 81% आर्म्स एंड अम्युनिशन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को क्यों दिया था? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय सेना का ये दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 81% जो थे कारतूस वो चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए थे। खैर, अब मैं वापस आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, जवाब ले लीजिए इस बात का। हेलो नहीं मनीष, आप दे दीजिए, जवाब दे दीजिएगा, जब अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा। हाँ मनीष जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ऋषि को बोलने दीजिए। ऋषि जी को अनूप जी, मैं आपके सवालों पे आता हूं। देखिए, ये जो SIR यात्रा है जो अभी आज खत्म हुआ है, ये इंडिया अलायंस का यात्रा था जिसको राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे, और उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव 2400 घंटे कदम मिला के हम लोग साथ चले हैं। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सबको मिलजुल कर एक कार्यकर्ता इंडिया अलायंस का रोड पर था और खुद था, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जहां तक चेहरे की बात है, आप लोग एक चेहरे पे अटक जा रहे हैं। चिंता मत करिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस को मजबूती से लीड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के वही चेयरमैन है, और चेहरा का अनाउंसमेंट कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, दिन, समय और जगह इंडिया अलायंस के नेता तय करेंगे। इसमें स्टूडियो में बैठकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को तय करने का अधिकार नहीं है। खैर, मनीष हम पे कमेंट कर रहे थे कि सीटों का मामला क्या है। मनीष जी, हम लोगों को पे कमेंट करने से पहले जरा चिराग जी से बात कर लीजिएगा। उनके जो है ना जीजा जी से बात कर लीजिएगा। जीजा जी आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? भाई, दामाद आयोग तो आप लोग ने बना दिया, लेकिन उसके बावजूद जीजा जी बहुत गुस्से में है कि 20 सीट पे हम नहीं मानेंगे, हम कुछ भी कर देंगे, हमारे नेता सीएम फेस होंगे। तो किसी पर आरोप लगाने से पहले मनीष बाबू अपने अलायंस के अंदर झांकना चाहिए। इंडिया अलायंस की चिंता बिल्कुल करना आप लोग बंद कर दें। हमारे नेता मैच्योर हैं, हमारा टॉप लीडरशिप मैच्योर है, सही समय पर और सीटों पर भी बातें हो रही हैं, सही समय पर सही जगह पे अनाउंसमेंट होगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव पूरे अलायंस को मैं सवाल का जवाब भी लूंगा, उसके लिए आप मैं जवाब भी लूंगा, जरूरत नहीं है। मैं जवाब भी लूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन स्वाति जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वाति जी, क्या लग रहा है, ये जो यात्रा निकली सासाराम से शुरू, पटना में खत्म और 25 जिलों को कवर करते 110 विधानसभा सीटें, किसे नफा किसे नुकसान?
बीजेपी अपने चश्मे से देख रही है, एनडीए अपने चश्मे से, और महागठबंधन को लग रहा है कि भीड़ जो जुटी है वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त? आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और चश्मा एक जनता ने भी बिहार की पहन रखा है और वो बहुत अच्छे से इस चश्मे को देख रही है। इस चश्मे से देख रही है, वो एनडीए को भी देख रही है, वो इंडी गठबंधन को भी देख रही है। वो देख रही है कि एक विपक्ष के तौर पर जो बिहार की जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, सड़क की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, उन सबको भूल करके कैसे इंडी गठबंधन अपने एक अस्तित्व की लड़ाई, बचाने वाली लड़ाई में जुट पड़े हैं। और पता नहीं ये कौन से वोटर के अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज की अगर लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता दूं तो जो वोटर स्वयं है उनमें से 2 लाख वोटर जो है उन्होंने नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया है और 33,000 है सिर्फ जो नाम जुड़वाने के लिए। तो ये कौन से वोटर है? क्या वो 6 साल का बच्चा एक वोटर है जो राहुल गांधी के कान में आके कहता है कि मुझे तो 6 साल का बच्चा कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, या आज वो बयान देते हैं कि उन्हें चाइना से लोग बता रहे हैं कि वोट चोर और गद्दी छोड़। तो क्या ये ऐसे वोटर 6 साल के बच्चे के वोट के मताधिकार की बात कर रहे हैं, या ये चाइना के लोगों के मताधिकार की बात कर रहे हैं? ये किसके मताधिकार की बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, राजद और कांग्रेस के बीच में जो एक तकरार है वो हमने देखा मोतिहारी में 3-4 रोज पहले कैसे एफआईआर में कन्वर्ट हुई। एक पोस्टर के ऊपर ये लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं पोस्टर के ऊपर। आपने मेरा पोस्टर पास करके अपना पोस्टर क्यों लगाया? मोतिहारी में राजद और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कर दिया। आज पोस्टर युद्ध हो रहा है कि कांग्रेस के पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिख रहे हैं। यहाँ से तेजस्वी यादव गायब है, लालू यादव गायब है, बाकी लोग गायब है। तो ये क्या, ये मैं जानना चाहती हूँ बिहार की जनता होने के नाते, मैं जनता होने के नाते जानना चाहती हूँ कि क्या ये पोस्टर वॉर के लिए उतरे हुए हैं? 1300 किलोमीटर की जो यात्रा इन्होंने करी है पूरे बिहार में, ये क्या ये पोस्टर वॉर के लिए उतरे हुए? और जैसा बिल्कुल कहा घोषित सीएम, हमारे बिहार में ना बहुत अच्छी कहावत है कि पट्टीदार अपना हिस्सा किसी को नहीं देता, अपना बकरा किसी को नहीं देता है। तो राजद और कांग्रेस अपनी जमीन जो 30 सालों से गायब है, बिल्कुल ही गायब है, और ये जो दशक से ज्यादा हो गया, 1.5 दशक हो गए लगभग, जो राजद गायब है बिहार की धरती से सत्तारूढ़ होने में, तो ये पट्टीदार आपस में कैसे तालमेल बैठाएंगे और ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? ये तो, और ये भीड़ पे जो प्रश्न है कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि क्या ये बिहार की ही भीड़ है। दूसरा सवाल कि सब सीमांचल में ज्यादातर पूरे रेखा को लेकर के क्यों ये यात्रा निकाली गई, तुष्टीकरण वाली वोट बैंक, तो बहुत सारे सवाल है। बिहारी जनता आंख खोल करके और चुप हो करके ऑब्जर्व कर रही है, और ये दोनों जो राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता है बता रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, कन्वर्ट होगी। तो मैं एक बड़ा साधारण सा प्रश्न करना चाहती हूं कि मोदी जी इनके अनुसार जब ईवीएम हैक ही कर चुके हैं, वोटर लिस्ट पे डाका डाल ही चुके हैं, तो ये जीतेंगे कैसे? ये प्रश्न उनके लिए। महेंद्र जी आप जवाब दें, सवाल बहुत सारे आ गए। हाँ, बहन स्वाति जो है जी, ये थोड़ा सा ये पता कर लें कि ये राजनीतिक की दृष्टि से यहाँ आई है या ये बीजेपी की प्रवक्ता बनकर आई है। खैर, ये मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, ये परिपक्व हो जाएंगी थोड़े दिन में कि राजनीतिक जो विश्लेषक आता है वो समालोचना करता है, आलोचना नहीं करता। आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हूँ, आप अपनी बात करें। हाँ, मैं अपनी ही बात कह रहा हूँ, आपने हमारा नाम लिया था इसलिए मैं जवाब भी दे रहा हूँ। देखिए जनाब, छोटी सी बात है अनूप जी, राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ईवीएम की हेराफेरी का जो मेरी बेटी बहन ने जिक्र किया कि ईवीएम की हेराफेरी अब नहीं कर पाएगा इलेक्शन ऑफिस, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। उसे पता लग गया है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। अब अगर राहुल गांधी जी की धमकी पर वो ध्यान देगा कि आप ये मत सोचिए कि सत्ता में ये लोग हमेशा बने रहेंगे, हम भी आएंगे,
और एक एक चीज का हिसाब लेके कहीं भारतीय छूट जाइएगा। राजनीति धमक शास्त्र पे चल रही है। भारत सरकार के जो ये नौकरशाह हैं, इनकी समझ बड़ी अच्छी आती है कि भाई जब राजनीतिक सत्ता बदलती है तो फिर हमें जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब क्या होगा? वो जेल दिखाई देती है उनको, वो ईडी और सीबीआई नहीं होगी, वो सीधा सीधा जेल दिखाई देगी उनको, क्योंकि जो कारनामे उन्होंने किए हैं वो छुप नहीं सकते। अब बात आती है आपकी राजदा की, तेज सिंह की, चीफ मिनिस्टर की और उसकी। देखिए, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी अपने बात तो कहना ही भूल गए। इन्होंने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, आज ये सत्ता में बैठे वो तो कहना ही भूल गए। सिवाय राहुल गांधी की बुराई करनी है, चाहे लालू प्रसाद की बुराई करनी है, या इनके अंदर झगड़ा क्यों किया, पोस्टर किसके लगे किसके नहीं लगे। और मेरी बहन से मेरी गुजारिश है कि इंडी शब्द बोलना बंद कीजिए, ये इंडिया शब्द है। आप पार्टी की बुराई करने के बहाने भारत देश की बुराई करती जा रही है। इंडी शब्द नहीं है, इंडिया शब्द है। देश है, राष्ट्र है, मेरे लिए इंडिया चाहिए और कोई तात्पर्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इंडी शब्द का इस्तेमाल न करके इंडिया बोलिए, ये अपमान हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये भारत की जनता ये अपमान सहन नहीं कर पाएगी कि आप इंडिया को इंडी बोले। अब बात आती है इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखा दी, जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था। आज एनडीए गठबंधन जो है बिहार में, ना तो ये पता है कि उनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, ना ये पता है कि इनका गठबंधन कितनी सीटों पर चलेगा, या चलेगा भी कि नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सीएम फेस का चेहरा, तो ये सवाल आपके ऊपर भी है, क्योंकि तेजस्वी को मैंने सुना, उन्होंने मंच पे कह दिया कि हम आपको पीएम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कह पाए कि हम आपको सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी को खुद बताना पड़ा भाई ओरिजिनल या डुप्लीकेट, उनको खुद कहना पड़ा इस बात को। जी, अनूप कुमार जी, कहने की आवश्यकता है नहीं तो भाई, तो ये बात तो दुनिया को पता है कि राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, तेजस्वी को कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये देखिए, ये तो दीवार पर लिखा है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार की गली गली में जनता के चेहरे पर, हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे, इनके माथे पर लिखा है तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। मोहिंदर जी, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, कल भी आपसे बात हो रही थी, आपने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, लेकिन आपके बड़े नेता नहीं मानते हैं, अभी तक कुछ कहा नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ रहा है, वरना तो जनता ने लिख दिया है तेजस्वी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसमें कहीं कहने की आवश्यकता ही नहीं है। राहुल गांधी बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी जब उसके तेजस्वी के बगल में खड़े हैं और सब कहा जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मना तो नहीं किया, हाँ भी नहीं बोला ना, सवाल तो यही है। हाँ भी कह देते तो ना, तो आप कह रहे ना नहीं बोला, लेकिन तेजस्वी ने साफ गोई से कह दिया कि हम पीएम बनाने के लिए तैयार हैं। मौन स्वीकृति का सूचक होता है। अच्छा, मौन रह जाना स्वीकृति का सूचक होता है। उनके चेहरे के हाव भाव या उनसे कहीं ऐसा लगा आपको? देखिए, आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है, बिल्कुल। वो डिप्टी सीएम बने थे ना, महागठबंधन की तरफ से ही बने थे डिप्टी सीएम। जब वो नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम बने तो महागठबंधन के नेता थे ना। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मेरे ये दोस्त जो झगड़ा कराने के चक्कर में बैठे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आरजेडी में झगड़ा करा देंगे, तो भाई आप लोग अपने झगड़े निपटाइए, हमारे कोई झगड़े नहीं है। हम साथ चलते हैं, इतने दिन आप साथ तो चल के दिखाइए, इतने घंटे साथ चल के दिखाइए। मोदी जी और नीतीश कुमार जी सिर्फ फोटो खिंचाते हैं 15-20 मिनट और उसके बाद गायब हो जाते हैं। या मैं फिर बीच में हमारे साथी तो 15-15 दिन 17 दिन साथ चल रहे हैं। मनीष जी, सुन रहे हैं आप? देखिए, आपके सवाल रुक गए मनीष जी। ये कहा गया कि आप मुझ पे सवाल मत करें, आप एक बार सुनिए उधर चिराग पासवान को, बनोई को आगे कर दिया। ये सवाल तो जायज है, क्योंकि सीट से वो भी खुश नहीं है और कांग्रेस आरजेडी दोनों आप पर आरोप लगा रही है। चलिए देखिए, हमारा तो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अटल जी के समय से, उसको पूरा देश जानती है और गठबंधन के जितने सारे साथी हैं वो सब जानते हैं। कभी भी मैं बहुत क्लियर कह दूं कि अटल जी के समय से लेकर आज तक एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी रही है, तो कोई भी किसी भी पार्टी को बीजेपी ने नहीं कहा कि आप जाओ। जिनको इच्छा हुई वो चले गए, फिर जिनको इच्छा हुई वो वापस आ गए। तो इसीलिए हम एक विश्वसनीय जो है पार्टनर हैं, एलाइज हैं। इस बात को कि सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस से हमको जरूरत नहीं है या किसी भी दूसरी पार्टी से। अब रही बात, जहां तक हमारे भाई साहब हैं बैठे यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, इतना अच्छा मोहिंदर जी,
मुझे इनके ललाट पर इनके प्रधानमंत्री बनने का दिख रहा है मुझे। अब पता नहीं ये क्या राहुल गांधी को पीछे छोड़ देंगे। मुझे खुशी है और मैं तो इनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि जब ये तेजस्वी यादव का ललाट पढ़ पा रहे हैं तो मैं तो इनका ललाट साक्षात पढ़ रहा हूं कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, देखिए हो सकता है कि वोट चोरी हो रहा हो सकता है मे बी, लेकिन बिहार में इसका असर इसलिए नहीं अनूप जी पड़ा क्योंकि बिहार में 90 के पहले 80 के दशक में बिहार की जनता ने जॉर्ज फर्नांडिस और मधुलिम जैसे बड़े नेताओं को, जब उनके खिलाफ जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उनको कैसे हराते हुए देखा, महसूस किया बड़े बड़े नेताओं को। और 90 के दशक में तो वोट चोरी की बात ही आप छोड़ दीजिए, तब तो बूथ लूट ली जाती थी। एक साथ 700-800 लोगों के का जो मत होता था उसको जबरन 1.5-2 घंटे 3 घंटे में उसको कैप्चर्ड करके बूथ लूटते थे, उसको मतपेटियों में डालते थे, स्टिल करते थे और तब जाते थे। और जानते हैं किसके बूथ लूटे जाते थे अनूप जी? ये आरोप मोहिंदर जी और ऋषि जी समझ गए होंगे। मैं ऋषि जी चाहूंगा जवाब आप मत प्लीज। आपने मोहिंदर जी को करीब 5 मिनट लगातार बोलने दिया, मैं जरा सा अपना पक्ष रख लूं। देखिए अनूप जी, बूथ किसके लूटे जाते थे पता है? सवर्णों के नहीं लूटे जाते थे, क्योंकि सवर्ण जो थे वो तो लड़ झगड़ के अपनी बूथ की सुरक्षा कर लेते थे। बूथ लूटे जाते थे दलितों के, बूथ लूटे जाते थे उन गरीबों के जो लड़ नहीं पाते थे, जो उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। और आपको बता दें कि 2000 में कितना मतदान हुआ था बिहार में? 63%। लेकिन जब केजे राव आए 2005 में, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जानते हैं कितना मतदान हुआ बिहार में? 45%। अब जरा मेरे कांग्रेस के मित्र और ऋषि मिश्रा जी बता दें कि यह 17% वोटर अचानक कहां चला गया? कभी तो उसकी चर्चा नहीं हुई। ये जिन्न जो निकलता था निकलने के बाद, इसीलिए बिहार में इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं ऋषि जी को कहूंगा, ऋषि जी आज से जो 20 वर्ष पहले से आज आपने सुना बूथ लूट लिए जाते थे, आप समझ गए होंगे कि इशारा कहां है? उसको मन होता उसको वोट। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी का इशारा कहां है? ये सीधा सीधा सवाल आपके ऊपर है। मैं आऊंगा आपके सवालों पे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने जो सवाल खड़ा किए हैं वो हम पे सवाल नहीं खड़े किए हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े किए हैं। मैं आऊंगा, इसका भी मैं इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मेरा अनूप जी आपसे एक आग्रह है, जब आप हम लोगों को बुलाते हैं चैनल पे तो हम ये सोच कर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के स्पोक्सपर्सन क्या बोलेंगे हम लोगों को समझ में आता है। एंकर का रोल होता है बीच में, दोनों के बीच में रहने का। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स आते हैं, हमको पता नहीं इनका एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हर, नो आई डोंट नो। हम एक्चुअली बोल रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहेंगे। हम हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हैं उनसे। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह से बातें कर रही थी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मनीष जी किसी और चैनल पे जाके बैठते, अपना वक्त इनको दे देते। आप जब बिहार के बारे में नहीं, आप जब हम बिहार के बारे में, इससे अनूप जी चैनल की विश्वसनीयता खत्म होती है। मैं आपकी हित की बात कर रहा हूँ। मैं विश्लेषण करेगा तो इन लोगों को कोई बात नहीं मिर्ची नहीं लगती है। लेकिन एक बिहार की धरती से उठे हुए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था श्वेता जी, स्वाति जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपसे आग्रह है कि बीच में नहीं बोले। यही नियत चाल यही जो लैंग्वेज है ना इनका, यही लैंग्वेज है। मुझे पता है श्वेता जी, आज यहाँ पर स्वाति जी एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं। पूरे 1300 किलोमीटर के यात्रा में कितने किलोमीटर ये साथ जमीन पे इनको क्या पता है एसआईआर कैसे हो रहा है? आप जब एक्सपर्ट के रूप में आई है, मुझे हम लोगों का ज्ञानवर्धन कीजिए कि एसआईआर कैसे हो रहा है। हम लोग चुप हो जाते हैं। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। आप एसआईआर बिहार में कैसे हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोगों का ज्ञानवर्धन कर दीजिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। आप सब कुछ जानती हैं, तो उसके लिए हम लोग का ज्ञानवर्धन कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एसआईआर का प्रोसेस क्या चल रहा है बिहार में स्वाति जी, हम लोगों को बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर चैनल पर बैठी हैं एक्सपर्ट के रूप में। जब आप एक्सपर्ट के रूप में बैठी हैं तो बिहार में, और जब हम चर्चा कर रहे हैं एसआईआर पे, तो बिहार में एसआईआर कैसे हो रहा है जरा बता दीजिए।
स्वाति जी सवाल आप पे थोड़ी उठा होता है जी। स्वाति जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं अनूप जी ऐसे नहीं होता है। ऋषि जी जब ये स्वाति जी बोलती है कि वो एक्सपर्ट है तो जरा बता देना, एक्सप्लेन कर दे। जब से एसआईआर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ है, क्या क्या प्रोसेस है, बता दे हमको याद। ये हम लोग चुप रहेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे आज। मेरा आग्रह होगा कांग्रेस के साथी से भी, हम लोग बिल्कुल चुप रहे और इनको बोलने दे। हम भी समझ लेंगे इनको, हम भी समझ लेते हैं कि ये कितनी बड़ी एक्सपर्ट है। बूथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले और भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में बूथ लूट और वोटर के मताधिकार को लूटने इनके टिकट लेने के लिए बैठी हूँ क्या? बिल्कुल हस्तक्षेप करना। चलिए मैं स्वाति जी आपकी बताओ या नहीं बताओ। सवाल मेरा ये भी आप मनीष जी आपसे भी सवाल है, मोहिंदर जी के पास मैं वापस आऊंगा। सीएम फेस का सवाल आपने भी उठाया था कि भाई ऐसा ऐसा है। तेजस्वी का एक बयान, बहुत अच्छा बयान जिसे कहेंगे, उन्होंने कहा कि हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। भाई साहब बचिएगा, चूना आपको भी लगा देंगे वो। कर चलिए ठीक है, तेजस्वी जी पहले राहुल गांधी को हल्दी लगा के दिखाए ना। बिहार भाजपा तो और एनडीए गठबंधन तो बड़ी दूर की चीज है। इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो राहुल गांधी को तो हल्दी लगवा ही नहीं पा रहे हैं और चूना नहीं लगवा पा रहे हैं। अब जो है सो भाजपा को के बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा था भाई ऋषि मिश्रा जी को, माफ कीजिएगा ऋषि मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं। ये ऐसा है कि देखिए प्रधानमंत्री जी भारत आ गए हैं और अब उन बातों की चिंता छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान को कितने हथियार दिए गए थे और किसके। अरे पाकिस्तान का तो ऑक्सीजन लाइन तक बंद करवा दिया। वो देश जो पाकिस्तान को पैसा देते थे, पाकिस्तान को हथियार दिया करते थे, सऊदी अरबिया की कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज थी, वो सारा तो बंद हो चुका। पाकिस्तान का तो फाइनेंसर तक फाइनेंस करना छोड़ दिया। ये सारा बदलाव इन्हीं 11 वर्षों में हुआ है ऋषि मिश्रा जी। इसीलिए आप लोग आज तक चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, एक आलोचना, एक राजनीतिक प्रस्ताव निंदा का ट्रंप के खिलाफ तो ये लोग निकाल नहीं पाए। कांग्रेस कह दे कि ट्रंप के खिलाफ जो टैरिफ लगाया गया वह टैरिफ क्या प्रधानमंत्री का नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है। लेकिन कांग्रेस इतनी, मैं तो क्या कहूं, शब्द नहीं निकल रहा मेरे मुंह से, लेकिन एक निंदा प्रस्ताव भी अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ये नहीं निकलवा पाए। लेकिन आज देखिए चाइना और रसिया जब गए हैं, ब्रिक्स की बात हुई है, ब्रिक्स के माध्यम से ये फॉरेन पॉलिसी एक अदना सा आदमी भी समझ रहा है कि भारत अपने आप को कितना मजबूत कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को देख लीजिए, छोटी छोटी चीजों पर प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। किसने हाथ बढ़ाया, किसने गला नहीं मिलाया, कौन आगे चला, कौन पीछे चला। तो ऋषि मिश्रा जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूं राजद को तो कम से कम विदेश नीति का इतना ज्ञान की बात पक्षधर आप मत बनिए। राजद बिहार की नीति को ही ठीक से समझ ले भाई साहब, तो उसी में बिहार का कल्याण हो जाएगा। अब देश पर ज्ञान मत बांटिए और विदेश पर ज्ञान मत बांटिए। आपकी व्यक्तिगत ज्ञान बहुत है मुझे पता है, लेकिन पार्टी स्तर पर आपको विदेश नीति के बारे में मनीष जी ट्रंप को लेकर जो बात आपने कही है, ट्रंप को लेकर सवाल इसलिए उठते हैं कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोहिंदर जी अगर मैं कुछ गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। सवाल इसीलिए कहते कि एक पारी में तो आप दोस्ती, दूसरे में दुश्मनी निकाल रहे थे। सवाल बीजेपी पे खड़ा हो रहा था यहाँ पे। मोहिंदर जी देखिए जनाब मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही हल्दी लगाने की। अरे भाई जिसने हल्दी लगाकर छोड़कर आ गया तो उसके बारे में भी कभी बोल लिया करो भाई। हल्दी लगाना और उसके बाद उसको संभाल के रखना वो भी बहुत जरूरी होता है। हल्दी के साथ बहुत जिम्मेदारियां जुड़ी होती है, हम जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं है। अब बात आपने कही बड़ी अच्छी ट्रंप की। देखिए विदेश नीति पर मेरे मनीष भाई बड़ा ज्ञान बघार रहे हैं, इनको विदेश नीति की एबीसी नहीं पता। जो प्रधानमंत्री गले लगकर ये सोचता है कि मेरी तो रिश्तेदारी हो गई, ये तो मेरा फूफा लग गया या मामा लग गया। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता मनीष भाई। डिप्लोमेसी में रिश्ते बनते हैं तो रिश्ते बनते हैं हितों से, देश के हितों के साथ। आपने ट्रंप को अपना मामा समझ लिया था क्या कि आप जो कहेंगे वो मान जाएगा? आप उसे गले लगे तो उसका फूफा गले पकड़ लिया। ट्रंप ने हमेशा अमेरिका का हित देखा है और ट्रंप ने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आपके साथ ये करूंगा। आपकी विदेश नीति पूरी विफल है। आप कभी चाइना के खिलाफ भागते हैं,
कभी आप रशिया से दूरी दिखाकर अमेरिका से चिपकने की कोशिश करते हैं, और आज आप वापस रशिया और चाइना की तरफ भाग रहे हैं। अरे कंफ्यूज हो भाई, कंफ्यूज हो। नेहरू की डिप्लोमेसी अगर पढ़ ली होती, समझना तो बहुत। मोहिंदर जी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि बार्गेनिंग के ताकत में कांग्रेस आ गई है। 70 पे लड़े थे, आपने जीते कितने आपने देख लिया। क्या वाकई बार्गेन पावर बढ़ गई? आरोप मैं नहीं, बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है। देखिए अनूप जी, महागठबंधन के फैसले महागठबंधन लेगा, बीजेपी नहीं लेगी। बीजेपी अपनी खैर ख्वाह करे। हमारे महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये असेसमेंट चल रहा है। ये अफवाहों का दौर चलाने का जो बीजेपी का काम है ना, इसमें इनको सफलता इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जनता कहाँ जा रही है। तो महागठबंधन अपने फैसले लेगा। कांग्रेस की पावर बढ़ी या नहीं बढ़ी, कांग्रेस की पावर कभी खत्म ही नहीं हुई थी। ये तो महागठबंधन के फैसले होते हैं। हम डीएमके के साथ किस तरह फैसला करते हैं, हम किसी दूसरे राज्य में किस तरह फैसला करते हैं, ये एक महागठबंधन का अंदरूनी फैसला है, जिसके बारे में बहुत जल्दी ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, वो तो अभी हरियाणा में जा रहे हैं, उसके बाद गुजरात जा रहे हैं। ये कहाँ का फैसला कराएंगे भाई? आप महागठबंधन के फैसले महागठबंधन को करने दीजिए। अपनी फिक्र कीजिए कि आपकी बिहार से विदाई तय है, और किसके साथ के जो अपराध जो आप लोगों ने किए हैं बिहार की जनता के साथ 20 साल, उनको पलायनवादी बनाए रखा, उनको नौकरी नहीं दी, पेपर लीक कराए, वहां पर उनको रोजगार की व्यवस्था तो छोड़िए, उनको जिंदा रहने का हक नहीं दिया। कानून व्यवस्था इतनी लच्चर है, सैकड़ों पुल गिर गए, सड़कें कहीं दिखाई नहीं देती, बाढ़ के अंदर इतना बुरा हाल है कि चीफ मिनिस्टर को छुपना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था के अंदर जहाँ इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं है, पलायन को रोक नहीं पा रहे, तो ऐसी जगह पर आपको जनता सजा देगी, और उस सजा के हकदार आप लोग हैं, उसकी परवाह कीजिए। महागठबंधन के फैसले कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी या कितनी नहीं मिलेंगी, ये हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि दो नेता 17 दिन तक एक साथ चलकर आए हैं, और कितना बढ़िया उनका समन्वय होगा, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जनाब। तो इसलिए हम निश्चिंत हैं जी। मोहिंदर जी, हम निश्चिंत हैं जी, आप निश्चिंत हैं। मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा। एक बड़ा सवाल उठा कि भीड़ बहुत दिखे थे, आपने भी देखी, हमने देखी, तमाम लोगों ने देखी, बीजेपी को भी दिखी, बेचैनी भी शायद बीजेपी की बड़ी होगी, लेकिन ऋषि जी क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? सवाल ये है कि अपने नेता को देखने लोग कहते हैं कि आते तो जरूर हैं, लेकिन वोट में ये लोग वोटर में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, ये सस्पेंस वाला सवाल होता है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? अनूप जी, मैं आपके जो भी सवाल हैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए कि भाई पाकिस्तान को मदद कोई नहीं कर रहा है। तो मैं उनको दो चीज कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल। पहली चीज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, तो फिर जवाब मैं भी दूंगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को मिला था और हम कुछ नहीं कर पाए। फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो फैक्ट है उसको आपके सामने रख रहा। दूसरी बात, 25% अमेरिका ने भारत पे पहले लगाए थे टैरिफ। 25 से 50 क्यों किया? अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है, इसलिए 25%, और वो हो गया 50%। आखिरकार वो जो हम रशिया से ले रहे हैं द क्रूड ऑयल, कौन ले रहा है? देखिए ये क्रूड ऑयल और बाकी जो चीजें थे ऋषि जी, आप समझ रहे इस बात को कि आरोप आप लगा रहे जरूर, और ये कहीं ना कहीं ये हमारी दोस्ती नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती नहीं रूस के साथ, ये कांग्रेस के समय से दोस्ती है। और आपने देखा बिल्कुल है जी, ये दोस्ती अब तक चली आ रही ऋषि जी। लेकिन सर नमस्ते, ये अब की बार ट्रंप सरकार कौन करता था? हमारे ये सवाल है। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, गंभीर विषय। दो व्यक्ति के फायदे के लिए देश के आम जनता को पीसा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे कि यात्रा से किसको फायदा होगा। एक चीज, ये फायदा नुकसान की बात नहीं है अनूप जी, आप समझने की कोशिश करिए। देश में आजादी के बाद किस देश के लोगों को पहला अधिकार मिला था? वोट का अधिकार। इस देश में 140 करोड़ जनता को अधिकार है कि उसके वोट की रक्षा हो। हम लोग उसको लेके रोड पे निकले हैं, और आज जो मुश्किलें लोगों को आ रही हैं अपना नाम जुड़वाने में, एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में, पता है सर कितना पैसा लग रहा है? 300 रुपीज।
ये हमारे एक्सपर्ट को नहीं पता होगा, क्योंकि वो आज तक वहां गई नहीं होंगी। हमारा मकसद लोगों को क्या वोट की रक्षा करना ही सिर्फ नहीं है, लोगों को अवेयर करना। पिछले 20 वर्षों में जो लेकिन ऋषि जी, सरकार है, ऋषि जी आप अवेयर कर रहे हैं जिस बात को लेकर, लेकिन आज कोर्ट में ये कहा गया ऋषि जी कि ज्यादातर लोग नाम कटवाने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख आंकड़े बताए जा रहे हैं। अनूप जी सुन लीजिए जी, हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है ब्लॉक और थाने में जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति, थाने से जो शराब के नाम पर धंधा हो रहा है उसमें एनडीए के वर्कर्स धंधा कर रहे हैं, हमने उसके लिए लोगों को अवेयर किया है। हमने अपना एजेंडा रखा है लोगों के बीच में। आप तो एसआईआर के नाम पर पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, ये तो एकदम स्पष्ट दिख गया। जनता पार्टी और एनडीए के लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते, आप पब्लिकली लगाते हैं वो कंप्लेन, हमारे नेता तो एजेंडा तय करते हैं 2020 से। 2020 में भी हमारे नेता ने हमारे नेता ने एजेंडा तय किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी नौकरी देंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख देंगे। पूरी बात चले मैं इस पर भी आऊंगा ऋषि जी। बिल्कुल संक्षेप में आप तमाम लोगों से मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगा। मनीष जी, किसे क्या मिलेगा, बीजेपी एनडीए को क्या मिलेगा, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। मैं तो पहली बार देखा हूं ऐसा कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो और उसको लेकर सड़कों पर, सदन में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज उठाई जा रहा हो, पहली बार मैं देख रहा हूं। और वो भी किसके द्वारा, जो संविधान की किताब मिलेगा किसे का ये बता दीजिए संक्षेप में। संरक्षण की बात करता हूं, संक्षेप में बता दीजिए मुझे किसे क्या मिलेगा, बीजेपी को क्या मिल रहा है। नहीं, बीजेपी को जो मिलना है बिहार की जनता देगी, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी जो थर्ड फ्रंट पे खेल रहे थे वो फर्स्ट फ्रंट पे जरूर आ गए। मोहिंदर जी, क्या मिलेगा कांग्रेस को इस वोट अधिकार यात्रा के बाद? देखिए साहब, महागठबंधन की 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है और हो सकता है कि ये 3/4 तक चला जाए। बिहार की जनता त्रस्त है 20 साल के कुशासन से, जो लालू जी की बदनामी करके उनका जंगल राज बोलकर आज तो महाजंगल राज है। उस महाजंगल राज से जनता मुक्ति पाएगी और 3/4 मेजोरिटी तक जा सकती है। चलिए ऋषि मिश्रा जी, ये रिएक्शन, ऋषि मिश्रा जी आपका आखिरी रिएक्शन, आरजेडी को क्या मिलने वाला, सीएम फेस तेजस्वी होंगे, तय है? मैं इंडिया अलायंस की बात करता हूं और मुझे जो लगता है कि जो हमारा जो अलायंस है जमीन पर भी अब और ज्यादा मजबूत हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वर्कर्स जो है सिंक हो गए हैं और हम लोग मजबूती से बिहार में जो ब्लॉक थाना पे जो भ्रष्टाचार है, लूट है, उसके विरुद्ध तो नहीं लोगों के बीच जाएंगे और इस बार एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। स्वाति जी आप बताइए, क्योंकि आप बोलेंगे और फिर आवाज उठने लगेगी। मैं चाहूंगा संक्षेप में बता दें क्या होगा इस वोट अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार में। वोट अधिकार यात्रा से पहले भी और बाद में भी बिहार की जनता जागरूक थी। जिस बिहार ने जंगल राज देखा है और ये जिस भी कम टेन्योर के लिए ये रहे हैं, ताली मत बजाइए ऋषि जी, आप अपनी धुरी बचाइए बिहार में और पूरे राष्ट्र में भी। मैं तो ये वो बिहार की जनता जान रही है। चलिए फिर से विवाद शुरू हो गया, लेकिन हम बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मनीष जी, महेंद्र जी, स्वाति जी प्रवक्ता, ऋषि मिश्रा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी जिस तरीके से चल रही है, और किसे क्या मिलेगा, किसे नफा किसे नुकसान, ये पता चलेगा चुनाव के बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।